हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। और आज हम करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 5वीं वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स में यानी जैसे सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता है और ना ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। यानी क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछ रहा है कि भाई वो कौन सा इंद्रिय दोष है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो भाषा नहीं सीख सकता। ऑप्शन ए है आपका पठन, ऑप्शन बी है आपका श्रवण, और ऑप्शन सी है आपका दृश्य, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। अब आप देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रवण। श्रवण यानी हियरिंग यानी लिसनिंग। देखिए, सबसे पहले भाषा के अंदर अगर कोई चीज होती है तो वो सुनना होता है। अगर बच्चा सुनने में असमर्थ है, अगर वो बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, और जब वो बोलेगा नहीं तो वो और चीजें भी आगे नहीं कर पाएगा, यानी वो भाषा को सीख ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो भाषा शुरू होती है वो आपकी लिसनिंग से शुरू होती है, फिर स्पीकिंग होता है, और फिर आपका रीडिंग होता है, और फिर राइटिंग होता है। तो ये प्रोसेस चलता है। अगर पहले ही प्रोसेस में बच्चा असमर्थ है, लिसनिंग यानी सुनने में असमर्थ है, तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो आपने देखा होगा जो बच्चे पैदाइशी सुन नहीं पाते हैं तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोसेस भाषा का, लैंग्वेज का चलता है वो आपका लिसनिंग से चलता है। तो अगर लिसनिंग यानी श्रवण इंद्रिय में दोष है तो भाषा सीखने में उसे बहुत परेशानी होगी और वो अपने मनोभाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। यानी सुनना बोलना यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के अंदर कौन सी विधि सबसे ज्यादा सहायक है, हेल्पफुल है। ऑप्शन ए है आपका कहानी कथन और श्रुतलेख, ऑप्शन बी है आपका कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन सी है आपका भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले और समाचार वाचन, ऑप्शन डी है आपका भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो है आपका डी। देखिए, कहानी, अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, पहले भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करना और बातचीत करना। अगर आपको अपने सुनने यानी लिसनिंग और बोलने यानी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाना है तो आपको रोल प्ले करना पड़ेगा। रोल प्ले आपने बहुत बार सुना होगा कि जब आपसे रोल ट्रायंगल रोल प्ले कराया जाता है, दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन कराया जाता है, उनसे उन्हें एक भूमिका दे दी जाती है, रोल दे दिया जाता है, फिर उसे उन्हें उस रोल को निभाना होता है ताकि वो बोल सकें और सुन सके। और बातचीत करने से भी आपका सुनना बोलना कौशल का विकास हो जाता है। देखिए, और इसके अंदर ऑप्शन सी भी है जिसमें ये लिखा है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले और समाचार वाचन। देखिए, समाचार वाचन से आपका लिसनिंग तो हो जाएगा अच्छा, लेकिन बोलना अच्छा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन डी सी आपका गलत होगा। कविता पाठ, इसका कोई मतलब नहीं है। कविता पाठ तो हम स्कूल्स में हमेशा से पढ़कर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो हम सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं अच्छी दूसरी लैंग्वेज। इसी तरीके से कहानी कथन भी इसमें नहीं आता। श्रुत लेख का तो कोई मतलब ही नहीं राइटिंग का, सुनने और बोलने से। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती है। यानी जो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं उसका क्या फायदा होता है। ऑप्शन ए, ये भाषिक नियम ही सिखाती है, यानी ये भाषा के नियम सिखाती है। ऑप्शन बी है बच्चों के खाली समय का शुद्ध उपयोग करने में मदद करती है। अच्छा, ऑप्शन सी है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ऑप्शन डी है ये बच्चों की काल्पनिक शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। देखिए, बच्चों को जो कहानियां सुनाने का मकसद ये होता है, बच्चों का टाइम पास नहीं होता है या बच्चों को नियम सिखाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों के अंदर जो काल्पनिक यानी इमेजिनेशन और क्रिएशन और थिंकिंग को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि कहानियां जो सुनाई जाती हैं वो बच्चों को इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे इमेजिन कर सकें
यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं तो बच्चे उस कहानी में खो जाते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें इमेजिन करने होते हैं। और इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि अगर एक बार बच्चे के अंदर आ जाती है तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से लैंग्वेज के अंदर होने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारी आपकी जो स्टोरीज हैं, आपकी हॉलीवुड मूवी सारी इमेजिनेशन पर ही निर्भर है, यानी हैरी पॉटर सारी इमेजिनेशन पर पिक्चर वो निर्भर है। तो उससे देखिए लैंग्वेज किस तरीके से बाहर आई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए, यानी अगर हम कोई चीज वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक कितनी दूरी पर होनी चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ कि 12 इंच यानी 1 फुट की दूरी पर आपकी बुक होनी चाहिए। ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। देखिए रंग मंच जो होता है यानी स्टेज जो होता है, उसके जो पीछे पर्दे के पीछे लोग खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, या पीछे से बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेपथ्य। इसे याद रखना आप, नेपथ्य बोलते हैं। यानी जो रंगमंच के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो जगह होती है जहाँ पर ड्रेसअप किया जाता है, ड्रेस तैयार हुआ जाता है या पीछे से बोला जाता है, उसे नेपथ्य बोलते हैं। इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे प्रयोग भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण। तो अगर आप सेंटेंस में देखेंगे कि उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, यानी बोला तो ठीक है, यानी किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, लेकिन सामान्यकरण बहुत हो रहा है, यानी उसने 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 ये हर जगह यूज हो रहा है। तो इसका जर्नलाइजेशन, उसने वर्ड का जर्नलाइजेशन कर दिया, यानी सामान्यकरण कर दिया है। तो नियमों का सामान्यकरण हो रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन पढ़ लीजिए। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना। तो अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो ये सिंपल बात ये है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो देखिए अब आप कहोगे कि भाई सामान्यकरण क्यों नहीं है? पहले भी तो ऐसा हुआ था कि मैं, उसने 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 वर्ड यूज हुआ था सामान्यकरण। वहां उसने वर्ड यूज हुआ था, ये हमें अच्छे से मालूम है। और यहाँ मैंने वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर उसने जो वर्ड यूज हुआ था वो ग्रामेटिकली ठीक था। उसने छीका, उसने खाया, तो ये ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से सेंटेंस वो गलत लिखा है, लेकिन ये व्याकरण के हिसाब से गलत है। मैंने हंसी, मैं हंसी होता है, मैंने हंसी नहीं होता। तो यहाँ पर जो है, ये हम कह सकते हैं कि ग्रामर के नियमों की जानकारी शर्मिला को नहीं है। ठीक है, ये सामान्यकरण में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च कक्षाओं में, यानी जो आपकी सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, नंबर ऑप्शन है आपका ए साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। बी है आपका केवल इंद्र अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य और साधन आपका साहित्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए प्राइमरी में होता तो बात अलग है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी भला, आपकी उच्च कक्षाओं में बुक्स का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्योंकि जब बुक्स वो बच्चा पढ़ता है तो उससे वो अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को भी समझता है। तो जब वो दूसरे के विचारों को समझता है, अपने विचार उस पर रखता है, कॉन्ट्रडिक्शंस भी आता है, तो एक नया क्रिएशन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े बच्चों के लिए, जो बड़ी क्लासेस के अंदर हैं, उनके लिए बुक्स का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो अपने विचारों को, दूसरे के विचारों को पढ़ भी सकें और अपने विचार उसमें डाल भी सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा को व्याकरण की भाषा को व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम भाषा को, व्याकरण की समझ को
अगर हम उसे आंक रहे हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, यानी संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यानी हमें सिंपल सी बातें पता होना चाहिए कि हम भाषा को, जो हमारा संदर्भ संदर्भ यानी रेफरेंस है, उसके हिसाब से ही लैंग्वेज को समझना चाहिए। यानी जब हम लैंग्वेज की किसी भी भाषा की लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो प्राइमरी लेवल पर तो यही होता है कि बच्चा संदर्भ में क्या बोल रहा है, यानी जो प्रश्न उससे पूछे गए हैं उसका संदर्भ क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, उसी हिसाब से बच्चे को आंका जाना चाहिए, यानी उसकी ग्रामर का जायजा लेना चाहिए। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को हमारी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दी एजुकेंट, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जब सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कभी हमारी कोई नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं उसके। और देखते रहिए दी एजुकेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।